हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। देखिए, आप सीएस सेंटर दिल्ली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस करता है। हमें उम्मीद है कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा। सीएस सेंटर दिल्ली की जितनी भी टीम है वो आपके साथ आपकी 100% देगी। जिस सब्जेक्ट के जो भी टीचर हैं, ये अपना अपना पूरा एरिया कवर करेंगे। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो मैं डिस्कस करूंगा या फिर जो मेरी एरिया है पढ़ाने वाली, 3 सेक्शन हमारा है: इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी स्टैटिक्स पार्ट या करंट अफेयर्स में आता है तो मैं उसको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक चलूंगा। मतलब इसका जहां से ओरिजिन होता है और जहां आज तक बातें की गई हैं, उन सभी चीजों को लेकर के मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले देखिए, आज जो डिस्कस कर रहा हूं ये आपका इकोलॉजी, इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, जिससे हमारा बेसिक, इसके साथ एडवांस और इसके बाद जो है कि हमारा जो एग्जाम्स का रिक्वायरमेंट है वो सभी चीज़ों को फुलफिल करेगा। हमेशा हम सुनते आए हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं, और दूसरी चीज़ एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं कई बार। जैसे आप सुनते हैं वर्ड कोप आता है, COP। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले बैकग्राउंड लेता हूँ, फिर आगे चल करके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूँ अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम इन्वायरमेंट, इनवीरोमेंट, इन्वायरमेंट का आज जो कि टॉपिक है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट का ये टॉपिक है, ये इस समय न्यूज में है। न्यूज में क्यों है, ये सबसे बड़ी बात। दुबई, दुबई एक गल्फ कंट्री है, ठीक है। आप कहें कि गल्फ कंट्री है तो गल्फ किधर है? तो आप जब वेस्ट एशिया की तरफ देखेंगे वहां पे है। हालांकि मैं बता भी सकता हूं, बट मैपिंग की क्लास में मैं जरूर कवर करूंगा इसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर के, क्योंकि मैपिंग का ज्योग्राफी में आता है, तो ज्योग्राफी ही हमारा भी सेक्शन है, तो इसलिए। इसके बाद जो मैं पढ़ाता हूँ, घनश्याम मेरा नाम है, ठीक है, घनश्याम। और मैं जनरली 3 सब्जेक्ट कवर करूंगा और तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्स है। इस वजह से, जैसे मैं पहला जो सब्जेक्ट जियोग्राफी, जियोग्राफी है पहला। और ज्योग्राफी मेरी यूपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईएएस में हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। जो भी मैंने यहाँ पे, मैंने 4 मेंस दिया है, ठीक है, और चारों मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा। भले मेरा मार्क्स कम आए और फिर भी मैंने ज्योग्राफी अपने सेक्शन को चेंज नहीं किया। लोग कहते थे कि चेंज कर लो, मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ती। दूसरी चीज़, मुझे इंटरेस्ट था ज्योग्राफी पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो जब आपका जिस सेक्शन, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी का देख करके, किसी का सुन के आपको चेंज करना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा इसी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसी में आता है इकोलॉजी। यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा बफरिंग कर रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो ज्योग्राफी का एक सब पार्ट पड़ता है, जब ऑप्शनल पढ़ेंगे उसमें तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी करके आती है, ठीक है। तो इस वजह से इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ये इससे रिलेटेड है। और तीसरा सब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हो किसी का सब सब सेक्शन है। तीसरा जो बचेगा आपका, इसमें इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी मेरा एकेडमी में रहा है। एकेडमी मतलब मैंने मास्टर जो किया है इकोनॉमिक, और ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स रही है। दैट्स वाई मैं इस पे, मेरी तीनों सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है। अब आते हैं कि जो आज का सेक्शन है, जो मैं बताने जा रहा था, मैंने कहा कि जो टुडे, टुडे जो टॉपिक है, जो टॉपिक है ये हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, ये टॉपिक अगर हम इन्वायरमेंट की करते हैं तो इसको पूरा हम कहते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का ही एक्सटेंशन आप देखेंगे तो आएगा ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग के बाद ही इसका एक्सटेंशन आएगा क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है जो अब हम डिस्कस करने जाएंगे आज। जैसे क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज से अभी क्या रिलेटेड है कि 2023 का जो कॉप हो रहा है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो कॉन्फ्रेंस एनुअली होते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कोप। ठीक है, कोप करें। अभी जो कोप चल रही है, बात समझिए, अभी जो कोप चल रही है ये आपकी 28वीं है। क्या है? 28वीं कोप चल रही है। तो आपके ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनरली ये कोप का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कोप अगर दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कोप का फुल फॉर्म क्या है। तो कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। तो आप क्या कहेंगे, लोग वहां पे पार्टी करते हैं, ऑफकोर्स करते ही हैं। विश्व के सभी देश, सभी का मतलब ये नहीं कि सभी लोग, मैक्सिमम या फिर जो ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो भी हैं, और छोटे बड़े सभी लोग आते हैं, कंट्री भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं, सभी लोग आते हैं, पार्ट करते हैं। तो जो 2023 का अभी कॉप हो रहा है, कॉप हो रहा है वो दुबई में हो रहा है, सऊदी अरेबिया। इज दैट क्लियर? दुबई में हो रहा है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए मैपिंग के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ द सऊदी अरेबिया दुबई, वेस्ट कंट्री या फिर वेस्ट एशिया या फिर गल्फ कंट्री, उसका मैप में आपको विजुअल क्लियर होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, बट समय की पाबंदी होने की वजह से, ठीक है, समय का जो कि प्रतिबद्धता होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर तो कर ही सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा मैप ड्रॉ करूँगा। मैप पहले मैं वर्ड का बनाने के लिए वर्ड का भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं उस मैप को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जिससे हमें आइडिया हल्का फुल्का पता चल जाए। ठीक है, आइडिया पता चल जाए और कि हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए आपको अब आइडिया हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे वी शेप में आपने देख लिया, और वी शेप में ये जो आप देख रहे हैं ये तो इंडिया है। ठीक है, और इंडिया यहाँ पे है और इसके इस तरफ आपका वेस्ट पड़ता है। तो वेस्ट में आएंगे तो ये वाली जो एरिया पड़ जाती है इसको गल्फ, ठीक, कंट्री के नाम से है, और यहीं पे आपका सऊदी अरेबिया दुबई पड़ता है। इज दैट क्लियर? अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, और इंडिया के ऊपर ही जो इंडिया आपका जो कि एशिया में पड़ता है, और यहाँ से वेस्ट एशिया में पड़ जाता है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर नीचे न्यूजीलैंड मिल जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस समय न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड कप 2023 जीता गया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है, इंडिया को हरा करके। ये मैप हो गया। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बता दिया। तो देखिए लगभग एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष ये कॉन्फ्रेंस किया जाता है। तो जो 2023 का, ठीक है, 2023 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 28 हो रहा है, इसको अभी जो कि सऊदी अरेबिया दुबई जो कि रिप्रेजेंट किया है। अब इसी के साथ एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि 2000, ठीक है, 28 28 में कोप 33 होगा। ठीक है, हर साल होता है। जब 2023 है, फिर 24 आएगा, 25 आएगी, 26, 28 जब आएगी तो ये आपका 28 से जा करके 33 होगा। तो ऐसा कहा जाता है या कह रहे हैं लोग या होगा कि जो कोप 33 होगा 2028 का। ठीक है, ये इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या पहली बार कर रहा? नहीं, जब कॉप 8 हुआ था, ठीक है, कब? 2002 में। ठीक है, इंडिया एक बार और किया है, कब? 2002 में किया है, कॉप 8 था। अब कौन करेगा? सीधे 33 करेगा। एवरी ईयर होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या। ऑब्जेक्टिव यही होता है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकना, स्टॉप करना। कैसे करा जाएगा? कुछ
लोग पैसे देंगे, कुछ लोग टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, कुछ लोग अपने हिसाब से उसको कम करेंगे। और इंडिया इसमें बहुत अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, हमेशा सभी कंट्री को कहता है कि आप क्लाइमेट चेंज को कम करिए। तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है? ये इस वजह से होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता हो, ठीक है, CO2 जो होता है वो वार्म करता है बहुत ज़्यादा हमारे ग्लोब को, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को। तो इस वजह से होता है। और इसका अगर ओरिजिन देखें, इतिहास देखा जाए, तो इतिहास आज का नहीं है। अगर इतिहास के बारे में अगर आप बात करने शुरू करें, तो इतिहास आपको 18th सेंचुरी से जाना पड़ेगा, ठीक है, 18वीं सदी से। तो आप कहेंगे अरे भाई 18वीं सदी से कह क्यों? तो देखिए 18वीं सदी से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब आप मॉडर्न इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्टोरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये 18th सेंचुरी एक वाटर मार्क की तरह काम करेगा। और कहा ऐसा जाता है 18th सेंचुरी से वर्ल्ड जो है मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था। नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है। आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अपने आप को बदलना, ये नहीं कि मानव से जानवर हो जाना। अपनी फूड हैबिट, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लिविंग स्टाइल, तो ये सब तब होगी जब आपके पास कपड़े, जैसे मान लिया ड्रेसिंग सेंस पहनना चाहते हैं, मैं अभी नॉर्मल स्वेट शर्ट पहना हूँ, मैं जैकेट या फिर कोट तब पहनूंगा जब कोट मार्केट में बन के आई हूँ तब, नहीं तो मैं यही जीवन भर पढ़ूंगा पहनता रहूंगा। तो इसी वजह से जब 18th सेंचुरी में आए तो नई नई चीजों का, ठीक है, न्यू इनोवेशन होने लगा 18th सेंचुरी। और पूरा विश्व मेडिवल टाइम से या फिर प्राचीन समय से आधुनिकीकरण में तब्दील होने लगा। जैसे टेलीफोन आ गया, रेल आ गई, स्टीम वाट का जो जेम्स वाट ने लगा रखा था, स्टीम इंजन आया था, रेल पटरी आ गई, चिट्ठी, सब कुछ बदलने लगा, कार आ गई, तो नए नए वेपन्स आ गए, बदलने लगा। और ये बदला तो इसी को कहा जाने लगा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन। और ये G1.0 था पहला रिवोल्यूशन। और एट प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट टाइम है और इस समय चल रहा है 4.0, मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका 21st सेंचुरी में चल रही है। आज के समय में जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये सब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का देन है। तो ये हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और ये पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1850 के आसपास 18th सेंचुरी में हुआ। और दूसरी चीज, ये पहली बार जिस कंट्री में हुआ उसको ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। और ब्रिटेन 18th सेंचुरी से लेकर के आपका 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के मध्य तक पूरे विश्व पे राज किया। कहता था ब्रिटेन अपने देश के लोगों को, सिटीजन्स को झंडा लेके, देखिए हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं पे सूर्यास्त नहीं होता है, सब सीना चौड़ा करके, वाह कितना बड़ा। जैसे आज के जमाने में है, लीडर कहते हैं भारत एक विकसित देश बन जाएगा 2027 में। हाँ, हमारा सीना चौड़ा से एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा जो है कि सीना चौड़ा हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जब हम बात करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलग तरह के हार्मोन्स डेवलप होते हैं और हम अपने आप को सेक्रीफाइस करके देश को पहले लाते हैं। तो वही 18th सेंचुरी से डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया। जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ दोस्तों, तो जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ तो उस समय सबसे चीज़ें हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब फैक्ट्री लगी। तो आप कहेंगे फैक्ट्री जो लगी वो किस चीज़ की लगी? जिस चीज़ की डिमांड थी
उस चीज की लगी। और उन्हीं में से एक ये भी था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय ही एक ऐसे कपड़े का विकास हुआ, वो मजदूरों को पहनने के लिए बनाया गया था और आज वो फैशन बन गया है। आप कहेंगे ऐसा कौन है? तो जो जींस आती है पहन करके, लिवाइस की, पीटर इंग्लैंड की, किलर की, डीजल की, जो ये आप फैशन आज बना दिए, वो स्टैंडर्ड हो गया है, तो ये मजदूरों के लिए बनी थी। क्यों? क्योंकि वो जींस टिकाऊ थी और गंदी भी नहीं होती थी, धुलने की जरूरत भी नहीं होती थी। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18वीं सेंचुरी से शुरू हुआ। जब ये शुरू हुआ तो एक अलग तरीके का इनोवेशन हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में औद्योगिक क्रांति, क्रांति के नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्रांति होती है। तो अब आते हैं, हमारे दिमाग में ये आएगा औद्योगिक क्रांति तो हुई, तो जब हुई, किसी चीज को करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो इसके लिए रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा कच्चा माल की जरूरत पड़ी। कपड़े के लिए जूट कॉटन की जरूरत पड़ी, ठीक है। रेल की पटरी बनाने के लिए जो है कि आप कह सकते हो कि नहीं, हमें जो है कि इस तरह से लकड़ी की जरूरत पड़ी, ठीक है। घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी। तो इस हिसाब से हुआ यूं कि रॉ मटेरियल के चक्कर में जो फॉरेस्ट था, ठीक है, जो जंगल थे, उनको ब्रिटिश साम्राज्य अंधाधुंध काटा। जो कहां पे, जो कॉलोनी कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन था, तो इंडिया इंडिया तब ब्रिटेन को कॉलोनी था। 1947 में तो आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में। तो इस चीज को लेकर के इन्होंने पूरा एक्सप्लॉइट किया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एशिया का बहुत से पार्ट को इन्होंने इस हिसाब से यूटिलाइज किया। और इन्होंने इस कदर से किया, ठीक है, इस कदर से किया कि एक तरफ, ठीक है, एक तरफ तो इन्होंने फॉरेस्ट को, जो जंगल थे, जंगल से उनको काटा, कटेगा, इसी को, जंगल को काटना ही इसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन, ठीक है। एक वर्ड आता है डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, वर्ड आता है डिफोरेस्टेशन। दूसरी चीज, जब इंडस्ट्रियल, दूसरी चीज ये हो गई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें ये डीजल पेट्रोल जो भी यूज करते थे फ्यूल के रूप में, तो जो फ्यूल होता था इसमें यूज हुआ, तो ये जो है कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी चीजें खूब रिलीज की। एक तरफ जो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता और इसको काट दिए, और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता उसको जो है कि छोड़ दिए। तो अब इससे क्या हुआ कि इस तरफ से भी बढ़ा और इस तरफ से भी बढ़ा। तो जो आप बोल सकते हैं, एक सेकेंड, जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन हुआ, फिर CO2 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो कि इंक्रीज हुआ, और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि जो ग्लोब था, ग्लोब मतलब जो विश्व था, विश्व जो हमारा पृथ्वी है, उसका उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मान लीजिए एवरेज 40 डिग्री होना चाहिए, एवरेज 40 नहीं 25 होना चाहिए मान लीजिए, और ये एवरेज जो है कि बढ़ करके आज 35 हो जाए सेंटीग्रेड, तो समझिए बढ़ गया। तो अब इससे क्या हुआ, ठीक है, अब इस वजह से ग्लोबल, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, इससे क्या हुआ कि जहां पे जो प्रकृति ने बना रखा था वो बदलने लगा, ठीक है। तो ये बदलने लगा, जैसे जहां पे रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट होता था, या वहां पे डिजर्ट बन गया, डेजर्ट, जहां पे जंगल होता था रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या जो जंगल होता था वहां पे डेजर्ट हो गया, और जहां पे डेजर्ट था वहां पे फॉरेस्ट उगाया, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां पे आइस शीट थी,
जहाँ पे बर्फ की चट्टानें थी वो पिघल गई। क्यों? वो मेल्ट हो गई। मेल्ट का मतलब पिघलना, पिघलना। जब ये पिघल गई तो अब क्या हुआ कि वहां के आसपास के, आपको पता है जब बर्फ पिघलती तो फिर पानी थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, जहाँ पे लोग चल पाते थे वहां पे तैरने लगे। तो अब क्या हुआ, आसपास की एरिया का जो समुद्र का वाटर लेवल था बढ़ा, और बढ़ा वो जो कि सबमर्ज हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ उनका, एक सेकेंड, तो वो क्या हुए फिर जो है कि सबमर्ज हो गए, मतलब सबमर्ज का मतलब पानी में डूब गए। वो इन सभी चीजों को देखते हुए तो फिर विश्व ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनओ ने, आपको पता है यूएनओ आपका 1942 के आसपास बना, 45 के, और इससे पहले यूएनओ की जगह लीग लीग ऑफ नेशन, एल एल एन लीग ऑफ नेशन था। लेकिन ये 1900, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसी के आसपास बना था, लेकिन ये उतना कारगर नहीं हुआ। फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 45 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बना। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है 21st सेंचुरी में कि यूएनओ उतना अफेक्टिव काम नहीं करता जितना सोच के बनाया गया था। आप कहेंगे कैसे? देखिए इसका काम ही था ना कि पीस इस्टेब्लिश करना होता है। देखिए यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद हमास इजराइल लड़ रहे हैं, फिर क्रीमिया यूक्रेन जो कि आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो काम वो तो कर ही नहीं रहा, तो फिर यूएनओ का मतलब क्या है, वो अलग चीज़ है। तो यूएनओ केवल एक पीस ही नहीं, ये क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड काम करता है। तो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम सब एक दूसरे पे ब्लेम करते रहे कि किसने किया कितना किया। तो कुल मिला के ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट चेंज होगा, में जो सबसे बड़ा रोल है, रोल प्ले किया वो डेवलप्ड कंट्री ने किया, डेवलप्ड कंट्री ने किया। तो आप कहेंगे डेवलप्ड कंट्री है कौन? यूएसए है, यूरोपीय यूनियन है, यूरोप, फिर उसके बाद रसिया को बोल सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हो। तो ये लोग मिला करके 50% के आसपास जो है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो है बचे कुछ जो है, चाइना हो गया और अदर कंट्री, क्योंकि चाइना अभी पिछले 10 से 15 साल में ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के रूप में ज़्यादा अपना भूमिका निभा रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये लगभग 11%, या फिर बोल सकते हो वर्ल्ड में टॉप पे चल रहा है जो कि कार्बन इमिशन कर रहा है, लेकिन अभी ये अभी कर रहा है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात किया जाए तो 3% के आसपास ग्लोबल वार्मिंग के का रोल प्ले करता है पूरे विश्व में। लेकिन ये लोग मिल करके, चाइना वगैरह मिल करके 66 पॉइंट जो कि समथिंग जो है कि ये रोल प्ले करें ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा देखने को मिला कि भाई हम करें क्या। तो ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ब्लेम लगता रहा। जो क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से ले निपटने के लिए 1972, ठीक है, 1972 स्टॉक होल जो कि कॉन्फ्रेंस किया गया स्टॉक होल में। इसमें कहा गया, तो इसमें जो दो कंट्री है, ग्रुप है हमारे विश्व में, तीन है, हालांकि यहाँ पे दो ही का बात जिक्र हो रही है। एक है डेवलप्ड, ठीक है, और दूसरा है डेवलपिंग। डेवलपिंग में आप इंडिया को ले सकते हैं, चाइना ले सकते हैं, और डेवलप में यूएसए है, यूरोपीय यूनियन है, रसिया, ये। तो इन लोगों ने क्या किया, जब कॉन्फ्रेंस हुआ, अब ये लोगों ने कहा कि ऐसा है कि तुम ही लोग कर रहे हो, डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे लोगों को नारियल तोड़े निकल गए हैं, कि भैया तुम ही लोग कर रहे हो। कहें कि कैसे कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि देखो, पहली बात तुम लोग गरीब हो, तुम्हारे यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की बात है वो तुम ही करते हो। तुम्हारे यहाँ जंगल नहीं है, भाई जंगल तो तुम काटे थे ना, एक दिन में तो जंगल बनता नहीं है। तुम्हारे यहाँ गाय ज्यादा हैं, मतलब कैटल जो है। तो कुल मिला के इन्होंने पिटारा डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसे लोगों पे फोड़ दिया। अब ये भी बेचारे करता ना क्या करता। अब क्या किए, बड़े सोच में पड़े कि भाई अब हम क्या करें। लेकिन 1972 से लेकर के 1992, 20 साल लगभग हो रहा है। ठीक है, ये 20 साल में जैसे इंडिया हो गया या फिर जो डेवलपिंग कंट्री है, ये भी थोड़े बड़े हो गए ना। बच्चा जब 5 साल का होता है नहीं समझता है, और 20 साल के बाद 25 साल का हो जाता है तब समझने लगता है।
तो अपने अपने माँ बाप अपने परिवार के बारे में अच्छा बुरा सोचता है। तो वैसे इंडिया जब डेवलपिंग कंट्री बड़े हुए तो क्या, अरे यार ये तो हमें बुद्धू बना गया 1972 में। तो 1992 में मिल गए ये। फिर जब 92 में मिले तो ये डेवलपिंग कंट्री ने कान पकड़ा इनका, कहा अच्छा हाँ ये हम बताते हैं कौन कर रहा कैसे कर रहा। तो इन लोगों ने कहा कि जो आप 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाए थे उस वजह से। फिर उसके बाद डेवलपिंग कंट्री सन कहा अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और यहीं से हर साल, यहीं से लगभग हर साल, लेकिन कुछ रीजन की वजह से कभी नहीं हो भी पाए, और यहीं से जो है कि कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शुरू हो गई। कब से? 1992 से। ये कहाँ हुआ? ब्राजील में। ब्राजील री जिसको अर्थ समिट के रूप में, अर्थ समिट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और यहीं से निकला। और जब ये 1992 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ जिसको अर्थ समिट के रूप में जानते हैं, यहां से कई चीजें निकली। ये तो आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद आपका डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो गया, फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट, क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए निकला। और यहीं से एक ऐसा विश्व डिवाइड हुआ कि 1992 एक बिफोर 1992 से पहले और एक आफ्टर, बाद में, पहले और बाद में विश्व इस यहां से क्लाइमेट चेंज को सीरियस से लेने लगा। कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस होता गया, कहते हैं ना तारीख पे तारीख बनती गई। लेकिन जो सबसे वाटर मार्क बन करके आया ये 1992 बना, फिर 1997 बना, फिर 2005 बना, फिर 2002 बना, फिर 2000 आपका 12 बना, फिर 2015 बना, और अभी जो 2023 का चल रहा है। और हो सकता है कि 2028 में जब कॉप 23 इंडिया करे ये भी वाटर मार्क हो, और इंडिया इसमें बहुत अच्छा काम किया है। तो ये तो हो गया सिस्टमेटिक तरीके से हो गया। अब हम चलेंगे आगे। अब आ रहा है करंट अफेयर पे। बैकग्राउंड हमने देखा, अब हम आते हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिए। अब देखिए, ओके, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लेकिन ये जो है कि आपका सऊदी अरेबिया के नहीं है, ये जो है कि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। और इजराइल में आप जानते हैं हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पे गए हैं। तो इनसे भी कॉप 28 चल रहा है, ठीक है, इसी के साइड में मिले, कहे भाई इधर आइए कोपचे में, और जो है कि हम कुछ काम करते हैं, कुछ बात करते हैं। इन्होंने किया भी। तो इस हिसाब से अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि क्या था, इन्होंने इजराइल को लेकर के बात किया। आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से सारी चीजें की गई। अब यहां से कॉन्फ्रेंस हुआ और यहाँ पे कई चीजें की गई, और अब जब कंक्लूजन आएगा ना तो हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ये बैकग्राउंड है किसका? हमारा कॉप 28 का, ठीक है। जब फाइनल आ जाएगा फिर इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। मुझे उम्मीद है आप जरूर इससे कन्विंस होंगे। मेरी उम्मीद है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरी होप है कि आप हर एक चीज को बेसिक स्टैटिक्स से लेके करंट अफेयर एडवांस में, जब सेकंड लेक्चर इसी में डिस्कस करूंगा ना उसमें अपडेट कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही फाइनल आ जाएगा ना तब मैं ऐड ऑन करूंगा, राइट। इस लेक्चर में तब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय भारत।